हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 11 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अमजद अली खान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय तेल उत्तर प्रदेश के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजीव कक्कर ने। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको मंथली करंट अफेयर डाउनलोड करनी है यानी जनवरी या फिर फरवरी 2022 की करंट अफेयर डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे स्वीकृत देश यानी मोस्ट सैंक्शन्ड कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है रूस। यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है मोस्ट सैंक्शन्ड, इसका मतलब है कि सर्वाधिक स्वीकृत देश, तो ये बना है रसिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के अध्यक्ष बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टी राजा कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईरान ने। अगला क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दी है? तो अभी जो है अमेरिका ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नसीम इक्तिदार अली की उर्दू किताब वजूद के टुकड़े का अंग्रेजी अनुवाद किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी डॉक्टर मंसूर हसन और प्रोफेसर अशफाक अनीस ने। डॉक्टर मंसूर हसन और प्रोफेसर अशफाक अनीस द्वारा रविवार शाम लखनऊ शहर के एक होटल में एक किताब फ्रेगमेंट ऑफ बीइंग का विमोचन किया गया। यह सलीम किदवई द्वारा लिखी गई नसीम इक्तिदार अली की उर्दू किताब वजूद के टुकड़े का अंग्रेजी अनुवाद है। इसे रेख्ता बुक्स ने प्रकाशित किया है। नसीम इक्तिदार अली और सलीम किदवई दोनों आज जीवित नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि जो उर्दू की किताब थी सलीम किदवई द्वारा और नसीम इक्तिदार अली की, किताब का नाम क्या था? तो वजूद के टुकड़े। तो इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये किया है डॉक्टर मंसूर हसन और प्रोफेसर अशफाक अनीस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा किस राज्य में बन रही है? तो ये बनाई जा रही है बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये जो प्रतिमा है ये बनाई जा रही है। तो इस तरह से इस प्रतिमा को जो है बनाया जा रहा है। बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है।
बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी होगी और 30 फीट इसकी ऊंचाई होगी। मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में है। विशाल प्रतिमा का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा इसको बनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की इस मुद्रा की मूर्ति जो है वो अभी अगर देखा जाए कि भारत में कहाँ पर है तो केवल जो है कुशीनगर में, यानी शयन मुद्रा में अगर देखा जाए कि भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो भारत में कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है, जहाँ पर उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, यानी जहाँ पर उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा फरवरी 2023 से भक्तों के लिए खोली जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है और साथ ही आपको इसको नोट भी करना है कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा यानी लेटी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी जो प्रतिमा है वो कहाँ पर बनाई जा रही है तो ये बिहार के बोध गया में बनाई जा रही है। अब ये जो प्रतिमा ये कितनी लंबी होगी तो 100 फीट लंबी होगी और 30 फीट ये ऊंची होगी। और दोस्तों वर्तमान में अगर देखा जाए कि भारत में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है लेटी हुई मुद्रा में यानी शयन मुद्रा में तो वो कहां पर है तो वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। ठीक है, अब दोस्तों जो प्रतिमा है इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों प्रतिमाओं से संबंधित यहाँ पर सभी क्वेश्चन हम देखेंगे और साथ ही इसको नोट भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये किसकी प्रतिमा है तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार पटेल की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये स्थित कहां पर है तो ये गुजरात में स्थित है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो नर्मदा जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो ये तो हो गई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। अब दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है तो ये भी आपको ध्यान रखनी है तो ये है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो ये है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध। ये भगवान बुद्ध की है और ये कहां पर है तो ये चीन में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये 153 मीटर ये ऊंची है। और अगर बेस सहित देखा जाए तो ये 208 मीटर है। बेस सहित 208 मीटर है और वैसे इसकी जो ऊंचाई है वो 153 मीटर है। और जो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और अगर बेस सहित देखा जाए तो 240 मीटर है। ठीक, अब दोस्तों ये तो जो प्रतिमा है दोनों ये है स्टैंड पोजीशन में यानी खड़ी हुई प्रतिमा। अब अगर बात की जाए कि दुनिया की बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है तो ये है दुनिया की सबसे बैठी हुई प्रतिमा ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। ये भी बुद्ध भगवान की है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सिटिंग पोजीशन। ठीक है, यहां पर जो है सिटिंग पोजीशन की बात की जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है बैठी हुई कौन सी है तो ये है ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। ग्रेट बुद्ध ऑफ थाईलैंड, ध्यान रखना है ग्रेट बुद्ध ऑफ थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड यानी कि ये जो प्रतिमा ये बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा ये थाईलैंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये जो है 300 फीट ऊंची है। 300 फीट ये प्रतिमा ऊंची है, बैठी हुई सबसे ऊंची। अब दोस्तों अभी जो है कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो ये जो प्रतिमा है ये भी खास है क्योंकि ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा कौन सी है तो ये तो है ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड जो कि 300 फीट ऊंची है। और अगर ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी बैठी हुई प्रतिमा कौन सी है तो वो है स्वामी रामानुजाचार्य की। और इस प्रतिमा का नाम क्या है तो इसे जो है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। चौथा पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 216 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं और इसको आपको नोट भी करना है। और अभी जो इस क्वेश्चन में दिया गया कि शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी जो प्रतिमा भगवान बुद्ध की है ये कहां पर बनाई जा रही है तो ये बिहार के बोध गया में बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है
भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 150.4 करोड़ की लागत से निर्मित भारत की सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुडी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से स्थायी बिजली उत्पादन प्रदान करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। तो दोस्तों यहां से ध्यान रखना है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। और किसने किया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने। अब दोस्तों यहां पर तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 39 यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 18 यहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस श्रीसंत ने। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है एस श्रीसंत जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट और 53 वनडे खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 87 और 75 विकेट लिए। उन्होंने 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 7 विकेट भी लिए हैं। तेज गेंदबाज विकेट लेने के बाद अपने उत्साहपूर्ण जश्न के लिए भी लोकप्रिय थे, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग कांड के बाद उनका जीवन और करियर चरमरा गया। तो दोस्तों यहां से ध्यान रखना है कि जो एस श्रीसंत हैं ये भारत के तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने जो है घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा ने जो है मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। और ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये क्या है? तो ये भारत सरकार का एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों यहां पर ओडिशा की बात है तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। और ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 21 यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्था ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT रुड़की ने। IIT रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। परम गंगा एक मेड इन इंडिया पेटास्केल सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। परम गंगा की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? तो 1.66 PFLOPS यानी पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड है। तो दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है परम गंगा नाम से जो सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है वो किसने किया है? तो IIT रुड़की ने जो है परम गंगा नाम से एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहां पर करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद यानी तेलंगाना में खोला गया। तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामाराव ने इस पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क ने कामकाजी महिला उद्यमियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए घर जैसा माहौल प्रदान करने के लिए क्रेच और
प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं भी स्थापित की है। FLO इंडस्ट्रियल पार्क 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो है ये कहां पर खोला गया, तो तेलंगाना के हैदराबाद में ये पार्क खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में कैसा देश कहा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आंशिक रूप से मुक्त। अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल शीर्षक वाली रिपोर्ट जो राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है लगातार दूसरे वर्ष भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया, यानी पार्टली फ्री देश कहा गया। भारत ने 2022 में 100 में से 66 स्कोर बनाए। देश ने 2021 में 67 स्कोर बनाए थे। भारत 2020 तक एक स्वतंत्र देश था जब इसका स्कोर 71 था। दोस्तों ये जो एक रिपोर्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, ये जो है अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा जारी की जाती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि जो भारत है ये 2022 में आंशिक रूप से मुक्त देश है, क्योंकि 2022 में इसने 66 स्कोर किया। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2020 में जो है भारत 71 स्कोर हासिल किया था और इस आधार पर भारत को एक स्वतंत्र देश कहा गया था। और 2021 में जो इसका स्कोर है वो 67 था। 2022 में 85 देशों को स्वतंत्र, 56 को आंशिक रूप से स्वतंत्र और 69 को स्वतंत्र नहीं करार दिया गया। तो ये जो है 2022 के आंकड़े हैं कि 85 देशों को स्वतंत्र बताया गया और 56 देशों को आंशिक रूप से स्वतंत्र, जिसमें हमारा देश भारत शामिल है, और 69 देशों को स्वतंत्र करार नहीं दिया गया। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि 2022 की फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस तरह का देश बताया गया, तो आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया। अब दोस्तों ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में अगर देखें तो इसमें जो है 25 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की श्रेणियों में बांटा गया, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि देश या क्षेत्र की समग्र स्थिति मुक्त, आंशिक रूप से मुक्त या मुक्त नहीं है। तो यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो ये रिपोर्ट है ये जो है 1973 से हर साल प्रकाशित की जाती है, तो इसे भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार आमा योजना और बहनी योजना शुरू करेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहां पे करेक्ट हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही आमा योजना, गैर कामकाजी माताओं की मदद करने के लिए एक योजना और राज्य की छात्राओं को लाभान्वित करने वाली बहनी योजना को लागू करेगी। तो यहां से यह ध्यान रखना है कि आमा योजना और बहनी योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये सिक्किम से संबंधित है। अब दोस्तों आमा योजना और बहनी योजना है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों आमा योजना का उद्देश्य राज्य में गैर कामकाजी माताओं के बीच बचत की आदत को पैदा करना, और इसलिए सरकार उन्हें जो है उनके बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपए तक प्रदान करेगी। इस योजना में केवल उन्हीं को शामिल किया गया है जिनके नाम राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, और बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो ये तो हो गई आमा योजना। अब बात अगर की जाए बहनी योजना की, इसमें क्या प्रावधान है, तो बहनी योजना सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता की कमी के कारण छात्राओं की ड्रॉप आउट दर को कम करने और मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए है। इस योजना के तहत राज्य में कक्षा 9 और उससे ऊपर की 18,000 से अधिक छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि दोनों योजनाएं हैं, बहनी योजना और आमा योजना, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये सिक्किम से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पर सिक्किम की बात है तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है एक यहां पर लोकसभा सीट की संख्या है और एक ही यहां पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला क्वेश्चन है,
किसने ग्रैंडिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एस.एल. नारायणन ने। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर एस.एल. नारायणन ने इटली में आयोजित ग्रैंडिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन में विजेता घोषित किया गया। इस बीच उनके हमवतन आर प्रज्ञानंद, यानी भारत के ये आर प्रज्ञानंद हैं, तो ये जो है दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि नारायणन और प्रज्ञानंद सहित 6 अन्य 9 राउंड के बाद 6.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे, लेकिन बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर नारायणन ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि इटली में आयोजित ग्रैंडिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन में जो है किसे विजेता घोषित किया गया, तो भारत के कौन है, ध्यान रखना है, एस.एल. नारायणन को। और दूसरे स्थान पर कौन रहे, तो दूसरे स्थान पर भारत के आर प्रज्ञानंद रहे। तो दोस्तों ये थे 11 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां पर आपको एक लिंक मिलेगी ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको एक फॉलो का बटन मिलेगा जिसे आपको फॉलो कर लेना है। और इस तरह से जो भी डेली करंट अफेयर का ऑडियो मैं अपलोड करता हूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। 3 से 4 मिनट में आप उसका रिवीजन कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था कल का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं को सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान यानी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, 2 महिलाओं को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, हाल ही में अनामिका ने स्काई डाइविंग का लाइसेंस हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया, ये किस शहर से है? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, बी है मथुरा, सी है प्रयागराज और डी है कानपुर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।